क्या पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है? शायद आपका जवाब ना में होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पैसा खुश रहने के जरिए आपको दे सकता है? सुकून भरी जिंदगी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इन सब के लिए कमाए हुए पैसे काफी नहीं है। निवेश की योजना भी आपको बनानी पड़ेगी, और कैसे बनाएंगे अपने लिए आप निवेश की रणनीति, हम आपको बताते हैं इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। एनपीएस में कैसे हो पेंशन का इंतजाम, आर्मी से रिटायर्ड भाइयों की निवेश प्लानिंग आज शो पर। बहन को कैसे दें वित्तीय सुरक्षा, कैसे बनाएं उन्हें कामयाब निवेशक, जानेंगे आज। छह से 3 महीने पहले आपने अगर निवेश की शुरुआत की है तो कैसे और क्यों निकाले अपने पैसे। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े सवाल अगर आप भेजना चाहें तो हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। चलिए, तो आज हम शो की शुरुआत करने वाले हैं एटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी के साथ, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अब तक बाजार की चाल 2022 में हमने देखी है कि काफ़ी डामाडोल रही है, काफ़ी अस्थिरता यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। अब अगले जो 6 महीने हैं इस साल को ख़त्म होने के लिए, देखिए त्योहारों का तो आगाज़ हो चुका है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि महंगाई की एक चिंता है, बढ़ती ब्याज दरें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जहां पर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आ जाए। भारत इन सब से फिलहाल अछूता दिखाई दे रहा है। भारत अपने आप में काफ़ी मजबूत स्तर पर है तो सही, लेकिन क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स हैं तो भारत की भी बाजारों की चाल अस्थिर होती रहती है। अब ये बताएं कि इस कड़े माहौल में हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कौन सी होगी? हाय कविता, स्वामी सही कहा कि इंडिया इस टाइम पे काफी आइसोलेटेड है इन टर्म्स ऑफ बेटर इकोनॉमी। अगर मैं कहूँ तो काफी हमारे मैक्रो फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। अर्निंग्स के जो रिजल्ट्स आए हैं लिस्टेड कंपनीज के मार्केट में इस टाइम पे, वो मिक्स्ड बैग है, ऐसा कहूंगा, लेकिन खराब नहीं है कि कैसे यहाँ की इकोनॉमी आगे से कैसे बहेगी इन दैट सेंस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये कविता कि जो डर पिछले 7 महीनों से इंडिया में था इन टर्म्स ऑफ महंगाई और महंगाई की वजह से ब्याज दरें बढ़ने का, वो एटलीस्ट काफी विजिबली दिख रहा है कि कितना खराब हो सकता है। तो अगर हम देखें पूरे 7 महीने जो हमारे गए हैं इंडिया में, इस टाइम पे मार्केट काफी उतार चढ़ाव देख चुका है। और एक स्थिरता यह है कि पूरे उतार चढ़ाव होने के बाद भी मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई से इस टाइम पे 7 या 8% ही नीचे है, उससे ज्यादा ऊपर, उससे ज्यादा नीचे नहीं है। मतलब ये कि जब भी मार्केट गिर रहा है तो बाइंग आ रही है कहीं ना कहीं लेवल पे एक रुक के। तो जो हमारे डर है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के कि कितना महंगाई और बढ़ेगी या कितना इंटरेस्ट और बढ़ेगा, शायद उनके आंसर्स पास्ट डेटा के हिसाब से हमको मिल चुके हैं, या एक क्लैरिटी है या थोड़ी सर्टेनिटी आ गई है। तो मैं कहूंगा कि इस टाइम पे सर्टेनिटी की वजह से काफी बैलेंस एटमॉस्फेयर आ चुका है मार्केट में। लेकिन कैसे निवेशक यहां से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ये शायद आंसर किसी के पास बराबर से अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे में हमें ये बताएं कि आने वाले 6 महीने अमूमन हम देखते हैं कि जब त्योहारों का आगाज़ होता है तो हमारे बाज़ारों में एक अलग सा ही उत्साह होता है। किस तरह से बाज़ार की चाल अब आगे आने वाले वक्त में दिखाई दे रही है? कविता, इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने ईटी मनी में एक स्टडी रिलीज करी है अभी, और उसके हिसाब से हमने कुछ सिनारियोस प्रेजेंट करे हैं इन्वेस्टर्स के सामने।
तो दो तीन चीजें देखनी चाहिए हमको, और उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होगा। तो सबसे पहली बात थी कि सबको डर था मार्केट में कि फेड, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो कैसे रिएक्ट करेगा इन्फ्लेशन डेटा को। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काफी डर था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट बढ़ाएगा, और उसकी वजह से एक रिस्क ऑफ मोड था ग्लोबल मार्केट्स में। और हमने इसका देखा कि नैस्डैक और S&P 500 में काफी करेक्शन आया था पूरे 6-7 महीने में। तो क्या हुआ है कि फेड ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट काफी जल्दी बढ़ाए, और लेटेस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट में भी उन्होंने 27 जुलाई को 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। लेकिन एक चीज उन्होंने बोली कि यहां से वो इन्फ्लेशन को देखेंगे, लेकिन मार्केट इकोनॉमी रिसेशन में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे और एक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एटलीस्ट क्लैरिटी ये है कि रिसेशन जबरदस्ती लाया नहीं जाएगा, और शायद एक यहां से मार्केट एक बॉटम फॉर्मेशन मोड में है और ऊपर बढ़ने की चांसेस ज्यादा हैं। तो इसको अगर हम इंडिया के डेटा के हिसाब से देखें तो आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ाए हैं पिछले 3 महीनों में। तो रेपो रेट जिस पे आरबीआई लेंड करता है, या कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स जो बोरो करते हैं पैसा आरबीआई से, वो रेट जो होता है रेपो रेट, वो 4% से बढ़ के 5.4% हो चुका है। लेकिन अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेक्टेशन देखें तो पहले से ही मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी बढ़े हुए थे। वो ऑलमोस्ट 6.5-7% के आसपास घूम रहे थे बिफोर आरबीआई स्टार्टेड इंक्रीजिंग पॉलिसी रेट्स। और जब वो 5.4 पे पहुंचा है तो फिर भी हमारे गवर्नमेंट यील्ड्स के इंटरेस्ट रेट उतने नहीं बढ़े हैं। तो पास डेटा अगर देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि टिपिकली 20% ज्यादा प्रीमियम पे इंटरेस्ट रेट मार्केट में होते हैं रेपो रेट से। लेकिन अभी भी देखेंगे तो वो शायद 1.6 टाइम्स है, मतलब 60% ज्यादा है, 5.4 और 7.2। तो ये देखे मालूम पड़ता है कि शायद इंटरेस्ट रेट यहां से और नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में पहले से ही ब्याज दर बढ़ चुके हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो एक गुड न्यूज है फॉर कॉर्पोरेट्स कि उनकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं बढ़ेंगी। और तीसरी चीज ये है कि अगर हम देखें कि मार्केट अगर 7-8% फ्रॉम द टॉप नीचे है, लेकिन जो वैल्यूएशन करेक्शन मार्केट में आया है वो ऑलमोस्ट 18% का आया हुआ है। कि निफ्टी या सेंसेक्स का जो पी 27-28 के आसपास था एक कंसोलिडेटेड पी के रेंज में, वो आज 21-22 के आसपास आ चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा दूर नहीं है। तो शायद वैल्यूएशंस और करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी थी पिछले 12 महीनों में। तो अगर हम मल्टीपल फैक्टर्स देखें तो मार्केट काफी एक फेयर वैल्यूएशन जोन में है। तो इक्विटी को पूरा से बाहर निकलना या अपनी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में रोकना सही डिसीजन नहीं होगा इन आवर ओपिनियन। ये फेयर वैल्यूएशन अगर मैं मार्केट कैप कैटेगरीज के हिसाब से समझना चाहूँ तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप के बारे में आप क्या कहेंगे? तो कविता, एसेट अलोकेशन हमको हमेशा गाइड करता है कि हम मार्केट के एक स्पेसिफिक सेगमेंट में ओवर इन्वेस्टेड नहीं होने चाहिए। तो अगर मार्केट में ब्याज दर बढ़ने वाले हैं, जो बढ़ चुके हैं और शायद थोड़ा और बढ़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन पूरा कंट्रोल में नहीं है, तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप पूरा ओवर इंडेक्स नहीं होना चाहिए। आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप को आपको नहीं देखना चाहिए। अल्टीमेटली जब मार्केट में रैली आती है तो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप हर तरीके से ऊपर जाता है। लेकिन अभी मार्केट जो लॉन्ग टर्म फेयर वैल्यूएशन जोन में है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कहूंगा कि आपका मिड कैप अलोकेशन आप 50% करें। आप उसको कंट्रोल में रखिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो रिस्क एपेटाइट है। 20 से 30% मिड कैप या 10 से 20% स्मॉल कैप एक्सपोजर मेरे ख्याल से काफी होगा फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर्स। हमारे लिए आने वाली तिमाहियों में अगर कोई बुरी खबर हो सकती है तो वो क्या होगी? ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर बाजार बहुत चिंतित हो जाएगा?
आई विश इसका आंसर हमारे पास होता कविता। फ्यूचर गेजिंग बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि जो चिंताएं मार्केट को पहले से थी पूरे 7 महीनों में, वो थी महंगाई और महंगाई को लेके इंटरेस्ट रेट बढ़ना। तो ये दोनों चीजें अभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुई हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के दिमाग से, क्योंकि इन्फ्लेशन भले ही एक पीक आउट या जो उसकी बढ़त की रेट थी वो एक कंट्रोल में आ रही है, और शायद इन्फ्लेशन और जोर से या ज्यादा से नहीं बढ़ेगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी न्यूज होगी मार्केट के लिए, क्योंकि फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना यहाँ से थोड़ा पेस कम हो जाएगी। तो ये एक गुड न्यूज है। बट बैड न्यूज ये है कि अभी भी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर सिचुएशन है वो क्लैरिटी अभी भी किसी के पास नहीं है, और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अभी भी कंट्रोल में नहीं है। काफी वोलेटाइल टाइम्स देख रहे हैं हम उस चीज में। तो अगर कच्चा तेल जो आप बोलते हैं उसका प्राइस अगर सरप्राइज करता है ऑन द राइज आगे जाके, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। तो ये एक बुरी खबर हो सकती है, और उसकी वजह से अगर फेड ने अपनी पॉलिसी मेकिंग को चेंज नहीं किया और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गया एक फास्टर पेस से, तो एक यूरोपी और यूएसडी का जो रिलेशनशिप है डॉलर और रुपए का, तो अगर रुपी डिप्रिशिएट होगा तो आरबीआई शायद उसको बचाने के लिए अपनी पॉलिसी रेट्स बढ़ाएगा डिस्पाइट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के बाद। तो एक अननोन मेरे हिसाब से मार्केट में यूएस इकोनॉमी सिचुएशन है जो कि गाइड करेगी मार्केट का डायरेक्शन। यहाँ पर मंदी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसको लेकर कई सारी इकॉनमीज में डर ये भी है कि मंदी ऑलमोस्ट कगार पे आ चुकी है, लेकिन जिस तरह का डेटा निकल कर आ रहा है खासतौर से यूएस, उससे फ़िलहाल इतनी जल्दी परेशानी मंदी की आती हुई नहीं भी दिखाई दे रही है। बहुत अजीब सी स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्याज दरें बढ़ना कम हो जाएंगी, ब्याज दरें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो पेस है उसमें थोड़ा सा धीमापन आने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम जो चीन, ताइवान और यूएस का पूरा समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं, अगर ये और अग्रसर हो जाता है तो कठिनाइयां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये हमको बताएं कि मंदी के लिहाज से और जो नई तरह की जो पॉलिटिकल टेंशन हमारे सामने आंखें खोलकर और हमारी ओर देख रही है, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी भारत पर। कविता, जैसे कि मैंने बताया अभी, ये एक अनसर्टन एटमॉस्फेयर है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो या चाइना ताइवान का सिचुएशन जो मार्केट में हम देख रहे हैं वो हो। तो अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर के लिए होता है कि उसको जोखिम कम लेना है और रिटर्न ज्यादा कमाना है। तो अगर हम ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखें तो आंसर शायद आसानी से मिलेगा, और आंसर मिल सकता है बाय लुकिंग एट रिस्क फ्री रिटर्न जो इंडिया में इस टाइम पे मिल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको 7.2 7.3 रिटर्न दे रही हैं, ऑलमोस्ट 7.5% सालाना, और बैंक एफडीज भी उसकी वजह से आपको बेटर रिटर्न देंगी, तो जो एक 2020 में और 21 में हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे मार्केट में लगाए क्योंकि वो अपने फिक्स डिपॉजिट रेट से खुश नहीं थे, तो उनको ज्यादा कमाने के लिए उन्होंने एक रिस्क लेना पड़ा और मार्केट में पैसा लगाना पड़ा। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रियल रिटर्न ऑलमोस्ट मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 7% के आसपास है और वो दिखता है कि नीचे जाने वाला है, तो आपका जो रियल रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट लाइक फिक्स डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो इतना अच्छा है कि आपको अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। तो आप अपना पोर्टफोलियो, भले ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको अपने पोर्टफोलियो में डेट शामिल करना इंपॉर्टेंट है। ये वो टाइम नहीं बचा है कि आप इंटरेस्ट रेट को देख के पूरा पैसा अपना इक्विटी मार्केट्स में लगाएं। तो आप एक हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी फॉलो करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो अपने बैलेंस पोर्टफोलियो लगाइए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आप शायद बेटर रिटर्न कमाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा वो किसी को पता नहीं है। और जब आपको रिस्क फ्री रिटर्न बेटर मिल रहा है
तो आपको हर पैसे पे पूरा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ने की सलाह तो दी जा रही है, लेकिन मौजूदा समय में क्या हम डेट की ओर थोड़ा ज़्यादा रुझान रख सकते हैं? यस कविता, सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हाई ग्रोथ स्ट्रेटजी भी शामिल करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो भी आपके पोर्टफोलियो में डेट होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी अच्छे हैं और बढ़ने की क्षमता अभी भी उनमें है थोड़ी सी। और दूसरी बात यह है कि अर्निंग्स हमारा जो सीजन था वो मिक्स था, बुरा नहीं था लेकिन मिक्स था। और अगर अर्निंग्स को रिस्क अभी भी है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तो आपका इक्विटी मार्केट में जो रिटर्न खर्च आने आ की गया? संभावना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसकी वजह से आपको एक डेट में रुझान दिखाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, इवन मीडियम टर्म डेट फंड जिसमें अभी इंटरेस्ट रेट उतना कम हो चुका है, अच्छे रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम बुनियादी बातें जो आपकी रिपोर्ट में निकल कर आई है आपने हमारे दर्शकों को समझाई और आगे उनको रणनीति भी सजेस्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।